जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहे हैं। 15 जनवरी 1946 को जनता अखबार में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भाषण छपा था। इस भाषण का शीर्षक था, जो लोग करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हो, उन्हें आजादी मांगने का हक नहीं है। अस्पृश्यों के एकमात्र नेता और भारत सरकार के कार्यकारी मंडल के सदस्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर दिनांक 14 जनवरी 1946 को सुबह मद्रास मेल से सोलापुर आए। सुबह सोलापुर नगरपालिका और जिला लोकल बोर्ड संस्था की ओर से हरिभाई देवकरण हाई स्कूल के कैराब मुले स्मारक मंदिर में डॉक्टर अम्बेडकर को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख व्यवसायी, डॉक्टर्स, सरकारी अधिकारी, वकील आदि आमंत्रित गण्यमान्य उपस्थित थे। शुरुआत में नगरपालिका की ओर से प्रदान किए जाने वाले प्रशस्ति पत्र का मसौदा नगराध्यक्ष राव नागप्पा अण्णा अफजूलपुरकर ने पढ़कर सुनाया। फिर प्रशस्ति पत्र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रदान किया गया। उसके बाद जिला बोर्ड की ओर से प्रदान किया जाने वाला प्रशस्ति पत्र बोर्ड के अध्यक्ष श्री जी.डी. साठे ने पढ़कर सुनाया और प्रदान किया। जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आज एक और वीडियो बाबा साहेब के भाषण की आपके साथ साझा कर रहा हूं। प्रशस्ति पत्रों के स्वीकार करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। सोलापुर शहर मेरे लिए अपरिचित नहीं। मैं कई बार यहां आया हूं, राजनीति और सामाजिक कार्यों का प्रचार भी किया है। सच में देखा जाए तो मेरे सार्वजनिक कार्य की शुरुआत सोलापुर से ही हुई है। सुहरा मुले ने अस्पृश्यों के लिए बोर्डिंग खोला और खुशी की बात है कि उनका काम उनके भाई डॉक्टर भालचंद्र राव बनाम काका साहब मुले ने बढ़िया ढंग से आगे चलाया है। भारत सरकार का अब तक का इतिहास देखें तो पता चलता है कि कर वसूलना तथा कानून और व्यवस्था पर नजर रखना, यही दो उद्देश्य उनके सामने थे। हालांकि वर्तमान में इनमें कुछ बदलाव आया है। देश की दरिद्रता दुनिया के इतिहास में अपनी ही तरह की मिसाल है। सब मानेंगे कि इसी दरिद्रता को मिटाने का उद्देश्य हमने अपने सामने रखा है। दिल्ली में पुनर्गठन का काम बड़े जोरों से चल रहा है। रहने की सुविधा, शिक्षा, व्यवसाय और उद्योग आदि पर केंद्र सरकार की 90% ऊर्जा व्यय हो रही है। इस काम में स्थानीय बोर्ड, महानगर पालिका की मदद लेने की नीति अपनाने की व्यवस्था बनाई जाने वाली है। मैं अभी मंत्री हूं। केंद्र सरकार की ओर से मजदूरों के हितों के बारे में अधिक ध्यान दिया जा रहा है। 1930 में इस मुद्दे को लेकर रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। इस आयोग ने कई सूचनाएं की थी। 1930 से 1942 तक का इतिहास देखने से ये पता चलेगा कि इस बारे में कुछ भी काम नहीं हुआ है। लेकिन 1942 से अर्थात मेरे मंत्री पद ग्रहण करने के बाद से आज 1946 तक केवल 3 वर्षों में विकास हुआ दिखाई देगा। यह आत्म प्रशंसा नहीं बल्कि वास्तविकता है। 1920 से आज तक केंद्रीय असेंबली में मजदूरों के केवल एक प्रतिनिधि को लिया जाता था। आज आप देखेंगे कि लोकसभा में 3 मजदूर प्रतिनिधि हैं। अब तक काउंसिल ऑफ स्टेट्स में एक भी मजदूर प्रतिनिधि नहीं लिया जाता था, लेकिन अब से एक प्रतिनिधि वहां भी लिया जाएगा। आगामी केंद्रीय असेंबली की बैठक में 10 बिल पेश होने वाले हैं जो मजदूरों के हित में होंगे। इनके मसौदे मैंने तैयार किए हैं। इससे पता चलेगा कि किस तरह देश में सामाजिक और आर्थिक दरिद्रता को दूर करने की कोशिशें जारी हैं। देश की सामाजिक स्थितियां अजीब हो गई हैं। देश के 6 करोड़ लोगों को अछूत मानने वाले और छुआछूत का पालन करने वाले लोग इस देश में हैं। इस देश में अपराधों को व्यवसाय के तौर पर उपजीविका का साधन बनाने वाले 25 लाख लोग हैं। इतिहास बताता है कि 8000 वर्ष पूर्व इस देश में संस्कृति का निर्माण हुआ। ऐसे भी करोड़ों लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि कैसे कपड़े पहने, खाना क्या खाए आदि। जो सामर्थ्यवान हैं उन पर यह जिम्मेदारी है। देश आजाद हो कहने वालों पर यह जिम्मेदारी और ज्यादा है। जो लोग करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हैं, उन्हें आजादी मांगने का हक कैसे हो सकता है? इस जिम्मेदारी को टाला नहीं जा सकता। आजादी मांगना बहुत आसान है। मुझसे कई बार पूछा जाता है कि डॉक्टर साहेब, आप कांग्रेस में क्यों नहीं शामिल हो जाते? आपका सम्मान बढ़ेगा। हर रोज अखबार में मौके की जगह पर आपका नाम छपेगा। लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं, बोलने से अधिक काम करने की जरूरत होती है। मैं कहीं भी जाऊं, जब ऐसी स्थितियों से सामना होता है तो मन व्यथित होता है। अस्पृश्यता निवारण का असली काम मैं ही कर रहा हूं। असल में यह काम स्पृश्य समाज के नेताओं का है। अंग्रेजों से आजादी मांगने वालों को अपने देश की छुआछूत की समस्या के निवारण का काम हाथ में लेना चाहिए। स्वराज मांगने वाले इन लोगों के बारे में अंग्रेज मन ही मन क्या सोचते हैं, इसका मुझे एहसास है। जितनी जल्दी अस्पृश्यता नष्ट होगी उतनी ही जल्दी हमें आजादी मिलेगी। स्वराज हाथ में आएगा।
ये निश्चित है कि उसके बगैर स्वराज नहीं मिलेगा। नमस्कार। आज हम सीधे एक बहुत गहरे और चुभने वाले सवाल से शुरू कर रही हूँ। ये सवाल डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 में सोलापुर की धरती से पूछा था। जो लोग करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हों, उन्हें आज़ादी मांगने का हक कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी हमें झकझोरता है ना? सचमुच, बिल्कुल सही कहा आपने। ये सवाल वक्त के साथ धुंधला नहीं पड़ा है, बल्कि लगता है इसकी धार और पैनी हो गई है। हाँ। आज की हमारी ये जो बातचीत है, ये असल में 15 जनवरी 1946 के जनता अखबार में छपी एक रिपोर्ट पर आधारित है। ये रिपोर्ट हमें ले जाती है 14 जनवरी 1946 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सोलापुर यात्रा और वहां दिए गए एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण तक। अच्छा। और ये याद रखना जरूरी है कि उस वक्त वो सिर्फ एक दलित नेता ही नहीं थे, बल्कि भारत सरकार की कार्यकारी परिषद यानी वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, एक मंत्री थे। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि वो उस समय सरकार का भी हिस्सा थे। तो आज हम इस बातचीत में क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, हमारा इरादा है डॉक्टर अंबेडकर के उस सोलापुर भाषण के असल मतलब को परत दर परत खोलना। हम स्वतंत्रता के उनके मायने क्या थे, सरकार को वो किस नजरिए से देख रहे थे, समाज की जिम्मेदारी पर उनका क्या कहना था, और सबसे अहम, हाँ, कैसे उन्होंने अस्पृश्यता के कड़वे सच को भारत की आजादी की लड़ाई की नैतिकता से सीधे सीधे जोड़ दिया। बिल्कुल। और शायद उस कार्यक्रम का भी जिक्र करना चाहिए जहां ये सब कहा गया। हाँ, बिल्कुल। वो सोलापुर नगर पालिका और जिला लोकल बोर्ड का एक सम्मान समारोह था। तो चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो कहानी शुरू होती है 14 जनवरी 1946 को। जगह थी सोलापुर का हरिभाई देवकरण हाई स्कूल, वहां का मूले स्मारक मंदिर। ओके। माहौल काफी, कह सकते हैं, गरिमापूर्ण था। शहर के जो भी जाने माने लोग थे, बड़े व्यापारी, डॉक्टर, सरकारी अफसर, वकील और दूसरे प्रतिष्ठित नागरिक, सब मौजूद थे। ये कोई ऐसी आम सभा नहीं थी। यानी शहर के खास लोग वहां मौजूद थे। तो फिर कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई? क्या सिर्फ भाषण ही था या कुछ और भी हुआ? नहीं, पहले सम्मान की जो औपचारिकताएं होती हैं वो हुई सोलापुर नगर पालिका की तरफ से। उनके अध्यक्ष थे राब नागप्पा, अन्ना अफजूल पुरकर। उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र सम्मान पत्र पढ़ा और डॉक्टर अंबेडकर को भेंट किया। अच्छा। और उसके फौरन बाद जिला लोकल बोर्ड के अध्यक्ष थे श्री GD साठे। उन्होंने बोर्ड की ओर से अपना प्रशस्ति पत्र पढ़कर उन्हें सौंपा। तो एक तरह से स्थानीय संस्थाओं का उनके प्रति आदर जताने का तरीका था। और इन सम्मानों को स्वीकार करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा? क्या ये सिर्फ एक, आप कह रहे हैं, औपचारिकता? तो क्या सिर्फ धन्यवाद था या उन्होंने कुछ और भी कहा? उन्होंने शुरुआत तो आभार जताने से ही की, जैसा कि होता है, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं। अच्छा। उन्होंने तुरंत सोलापुर शहर के साथ अपने पुराने और गहरे रिश्ते का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने याद दिलाया कि भाई, सोलापुर उनके लिए कोई अनजाना शहर नहीं है। वो यहाँ कई बार आ चुके हैं। अपने राजनीतिक और सामाजिक विचारों का प्रचार प्रसार भी यहीं से किया है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। मतलब सोलापुर से उनका एक तरह का भावनात्मक जुड़ाव भी था। भावनात्मक से भी ज्यादा। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि सच पूछो तो उनके सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश शुरुआत सोलापुर से ही हुई है। क्या बात है! ये तो सोलापुर के लिए बहुत बड़ा सम्मान रहा होगा, सीधे डॉक्टर अंबेडकर के मुंह से सुनना। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में उन्होंने स्वर्गीय राबामुले को याद किया। कौन थे ये? राबामुले वो थे जिन्होंने उस जमाने में अस्पृश्यों के लिए एक बोर्डिंग हाउस खोलने जैसा, अब सोचिए कि कितना क्रांतिकारी काम किया था। ये वाकई उस दौर में तो बहुत ही बड़ी पहल रही होगी। बहुत बड़ी। और अंबेडकर जी ने सिर्फ राबामुले को याद ही नहीं किया, बल्कि इस बात की तारीफ भी की कि उनके भाई डॉक्टर भालचंद्रराव मुले, जिन्हें लोग काका साहेब मुले कहते थे। अच्छा, काका साहेब मुले। हाँ, वो उस जरूरी काम को कितनी लगन से आगे बढ़ा रहे थे। ये दिखाता है कि उनके लिए सिर्फ नीतियां बनाना ही नहीं, बल्कि उनका अमल और उसे करने वाले लोग भी कितने मायने रखते थे। वो जमीनी कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलते थे। ये बात तो है। अच्छा, सोलापुर से जुड़ाव और आभार के बाद बातचीत शायद सरकार की भूमिका की तरफ मुड़ी होगी। रिपोर्ट में इसका जिक्र है और ये जानना दिलचस्प होगा कि एक मंत्री होते हुए वो सरकार को कैसे देख रहे थे। हाँ, बिल्कुल। और ये उनके भाषण का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां वो एक बड़ा कैनवास सामने रखते हैं। उन्होंने भारत में सरकार के काम करने के जो पारंपरिक तरीके थे उस पर टिप्पणी की। क्या कहा उन्होंने? कहा कि देखिए, पहले की सरकारें क्या करती थी। उनका मुख्य काम था टैक्स वसूलना और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, बस। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है या नहीं, उनकी गरीबी दूर हो रही है या नहीं, इससे सरकार का सीधा वास्ता बहुत कम था। यानी एक तरह की नाइट वॉचमैन स्टेट वाली सोच, जैसा कहते हैं।
लेकिन वो कह रहे थे कि अब हालात बदल रहे हैं। बिल्कुल। और यही बदलाव उनके लिए बहुत अहम था। उन्होंने कहा कि अब 1946 में सरकार के सामने एक नया बहुत बड़ा मकसद उभर कर आया है। क्या मकसद? और वो है इस देश की भयानक गरीबी को जड़ से मिटाना। उन्होंने भारत की गरीबी को दुनिया के इतिहास में अपनी ही तरह की मिसाल कहा। सोचिए, ये कितनी गहरी पीड़ा और सच्चाई बयान करती हुई टिप्पणी है। दुनिया के इतिहास में अपनी ही तरह की मिसाल। बाप रे, ये सचमुच गरीबी की भयावहता और शायद उसके अनोखे सामाजिक ताने बाने की तरफ भी इशारा करता है। बिल्कुल। तो उनके मुताबिक सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए कर क्या रही थी? उन्होंने बताया कि दिल्ली में यानी केंद्र सरकार के स्तर पर बड़े पैमाने पर पुनर्गठन का काम चल रहा है। पुनर्गठन? हाँ, सरकार की लगभग 90% ताकत और संसाधन मतलब रिसोर्सेज अब लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में लग रहे हैं। जैसे रहने की बेहतर सुविधाएं देना, शिक्षा का प्रसार करना, नए व्यवसाय और उद्योग खड़े करना। अच्छा। ये उस पुरानी टैक्स लो, डंडा चलाओ वाली सरकार से बिल्कुल अलग तस्वीर थी। इसे सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं राज्य के उद्देश्य की एक बुनियादी रीडिफाइनिंग थी। प्रशासन से सामाजिक उत्थान की ओर एक कदम। और क्या इसमें स्थानीय निकायों की भी कोई भूमिका थी, जैसे नगरपालिका या जिला बोर्ड जिनका सम्मान समारोह था? हाँ, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की ये नीति बन रही है कि इन विकास कार्यों में स्थानीय बोर्ड और नगरपालिकाओं को भागीदार बनाया जाए, उनकी मदद ली जाए। मतलब विकेंद्रीकरण की सोच। हाँ, बिल्कुल। जमीनी स्तर पर विकास पहुंचाने की सोच। वो ना सिर्फ इस बदलाव को देख रहे थे, बल्कि शायद एक मंत्री के तौर पर इसे दिशा देने में भी भूमिका निभा रहे थे। अच्छा, तो सरकार की इस बदलती भूमिका के साथ साथ उन्होंने अपने मंत्रालय यानी श्रम विभाग के काम पर भी खास तौर पर जोर दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। ये उनके भाषण का वो हिस्सा था जहां वो अपने काम का एक तरह से लेखा-जोखा भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद केंद्र सरकार अब मजदूरों के हितों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा गंभीर है। अच्छा? उन्होंने 1930 में बने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का हवाला दिया। हाँ, सुना है इसके बारे में। ये ब्रिटिश सरकार का कमीशन था ना? हाँ, भारत में मजदूरों की हालत जांचने के लिए बनाया गया था। इसने कई सिफारिशें दी थीं। लेकिन अक्सर ऐसी कमीशन की रिपोर्टें तो फाइलों में ही रह जाती हैं। क्या उन सिफारिशों का कुछ हुआ था? यही तो नुक्ता था जिसे डॉक्टर अंबेडकर उठा रहे थे। उन्होंने साफ कहा कि 1930 से 1942 तक यानी करीब 12 साल उन महत्वपूर्ण सिफारिशों पर लगभग कोई ध्यान नहीं दिया गया। कुछ खास नहीं हुआ। 12 साल? हाँ। फिर उन्होंने अपने कार्यकाल की तुलना की 1942 में उनके मंत्री बनने से लेकर 1946 तक। उन्होंने कहा कि इन महज 3-4 सालों में मजदूरों के हक में काफी ठोस काम हुआ है। क्या उन्होंने सिर्फ दावा किया या कुछ उदाहरण भी दिए, कुछ ठोस बातें? नहीं, उन्होंने इसे हवा में नहीं कहा। उन्होंने स्पष्ट किया, ये आत्म प्रशंसा नहीं बल्कि वास्तविकता है। और फिर तथ्य सामने रखे। जैसे बताया कि 1920 से केंद्रीय असेंबली में, उस समय की लोकसभा समझिए, मजदूरों का सिर्फ एक प्रतिनिधि होता था। सिर्फ एक? हाँ, लेकिन अब 1946 में 3 प्रतिनिधि थे। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, मतलब राज्यसभा जैसा सदन, उसमें पहले मजदूरों का कोई नुमाइंदा ही नहीं था, 0। अच्छा। लेकिन अब वहां भी एक सदस्य लिया जाना वाला था। तो ये प्रतिनिधित्व में एक बड़ा इजाफा था, है ना? हाँ, ये तो वाकई जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाली बात लगती है। प्रतिनिधित्व बढ़ना मतलब आवाज बुलंद होना। अगली केंद्रीय असेंबली की बैठक में मजदूरों के कल्याण से जुड़े 10 बिल पेश होने वाले हैं। 10 बिल? हाँ, जिनके मसौदे उन्होंने खुद तैयार किए थे। तो ये सब गिनाकर वो ये दर्शा रहे थे कि देश से सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन दूर करने की कोशिशें सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी और संस्थागत स्तर पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। ये उनके काम करने के तरीके को दिखाता है। सिर्फ समस्या बताना नहीं, समाधान पर काम करना। ये तो हुई सरकार और श्रमिकों की बात, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पर अब आते हैं उस हिस्से पर जहां अंबेडकर का स्वर शायद सबसे तीखा हो जाता है ना, जहां वो सीधे सीधे समाज की दुखती रग पर हाथ रखते हैं, अस्पृश्यता, अपराध और आजादी का सवाल। हाँ, बिल्कुल। यहीं आकर उनका तर्क अपनी पीक पर पहुंचता है और वो सवाल दागते हैं जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। उन्होंने देश की सामाजिक हकीकत को अजीब कहा। अजीब? हाँ, अजीब। और फिर आंकड़े दिए जो किसी भी संवेदनशील इंसान को हिला दें कि इस देश में 6 करोड़ लोग अछूत माने जाते हैं। 6 करोड़, जिन्हें समाज इंसान का दर्जा भी देने को तैयार नहीं। 6 करोड़ उस समय की आबादी के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। बहुत बड़ा।
और करीब 25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें समाज ने इस कदर हाशिए पर धकेल दिया है कि अपराधी उनका पेशा या जीने का जरिया बन गया है। 25 लाख, अरे बाप रे। हाँ, और फिर उन्होंने उस विडंबना पर चोट की जो अक्सर बड़े बड़े दावों के पीछे छिप जाती है। कौन सी विडंबना? उन्होंने कहा कि ये देश जो अपनी 8,000 साल पुरानी महान संस्कृति का दम भरता है ना? हाँ, बिल्कुल। उसी देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी और तन ढकने को कपड़ा तक नसीब नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता कि ढंग से जिया कैसे जाता है। बुनियादी मानवीय जरूरतों का ऐसा अभाव। प्राचीन संस्कृति का गौरवगान और वर्तमान की इतनी कड़वी नंगी सच्चाई, ये विरोधाभास तो कलेजा चीर देने वाला है सच में। और तब उन्होंने जिम्मेदारी तय की। उन्होंने कहा कि इस हालत को बदलने की जिम्मेदारी उन पर है जो सामर्थ्यवान हैं। सामर्थ्यवान मतलब जो समाज में साधन संपन्न हैं, जिनके पास ताकत है, पहुंच है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी उन लोगों पर और भी ज्यादा है जो दिन रात देश आजाद हो का नारा लगाते हैं। अच्छा, तो आजादी की मांग करने वालों पर ज्यादा जिम्मेदारी। हाँ, और यहीं पर आता है वो सवाल, वो कालजयी सवाल। बताइए। हाँ, बिना किसी लाग लपेट के सीधा सवाल। जो लोग करोड़ों लोगों को अछूत और अपराधी मानते हैं, उन्हें आजादी मांगने का हक कैसे हो सकता है? ये सिर्फ एक राजनीतिक सवाल नहीं था, ये गहरा नैतिक सवाल था जो उन्होंने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय समाज के विवेक के सामने खड़ा कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, भाग नहीं सकते आप इससे। स्वतंत्रता आंदोलन की नैतिक बुनियाद पर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिल्कुल, है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या राजनीतिक आजादी और सामाजिक गुलामी साथ साथ चल सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? डॉक्टर अंबेडकर इसी पाखंड को, इसी विरोधाभास को उजागर कर रहे थे। बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बताया कि लोग उनसे निजी तौर पर क्या कहते हैं, कैसा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या कहते थे लोग? उन्होंने जिक्र किया कि अक्सर लोग उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप कांग्रेस में शामिल क्यों नहीं हो जाते? आपका कितना नाम होगा, सम्मान बढ़ेगा, रोज अखबारों में फोटो छपेगी। अच्छा, यानी उन्हें मुख्य धारा की राजनीति में शामिल होने के लिए एक तरह से प्रलोभन भी दिए जाते थे। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने 2 टूक कहा कि उन्हें ये सब मंजूर नहीं। क्यों? क्योंकि उनके लिए नाम और शोहरत से ज्यादा जरूरी था जमीनी काम करना। उन्होंने अपनी अंदर की पीड़ा साझा की, कहा कि वो जहां भी जाते हैं और जब इन भयानक सामाजिक सच्चाइयों, अस्पृश्यता, गरीबी, अन्याय को अपनी आंखों से देखते हैं तो उनका मन व्यथित होता है। मन व्यथित होता है? हाँ, ये सिर्फ एक नेता का बयान नहीं, एक इंसान का दर्द था जो महसूस कर रहा था। और अस्पृश्यता निवारण के काम पर उन्होंने क्या कहा? क्या वो मानते थे कि ये काम हो रहा है? उन्होंने एक बहुत बड़ा और शायद कुछ लोगों को उस समय विवादास्पद भी लगा हो ऐसा दावा किया। क्या कहा? अस्पृश्यता निवारण का असली काम मैं ही कर रहा हूं। अच्छा, उन्होंने ये कहा। हाँ, लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने गेंद सवर्ण समाज के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि असल में तो ये काम स्पृश्य यानी सवर्ण समाज के नेताओं का है, उन्हें आगे आना चाहिए, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो ये एक तरह की खुली चुनौती थी कि आप सिर्फ अंग्रेजों से आजादी मत मांगिए, पहले अपने घर की जो ये गंदगी है इसे तो साफ कीजिए। बिल्कुल सही समझा आपने, एकदम यही उनका आह्वान एकदम साफ था। अगर आपको अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी चाहिए तो पहले इस देश पर लगे छुआछूत के कलंक को मिटाने का बीड़ा उठाइए। और उन्होंने ये भी कहा, और ये बहुत दिलचस्प है, कि उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि अंग्रेज मनीमन उन भारतीय नेताओं के बारे में क्या सोचते होंगे। क्या सोचते होंगे? जो एक तरफ तो आजादी की बड़ी बड़ी मांग करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही देशवासियों के साथ इतना अमानवीय बर्ताव करते हैं। इन्हें पता है कि अंग्रेज क्या सोचते हैं। ये वाकई एक गहरा कटाक्ष है कि वो ब्रिटिश नजरिए को भी समझ रहे थे और उसे भारतीय नेताओं के सामने रख रहे थे कि देखो तुम्हारी क्या इमेज बन रही है। हाँ, बिल्कुल। और अपने भाषण के अंत में उन्होंने निष्कर्ष को बहुत ही स्पष्ट और अब कह सकते हैं अकाट्य तरीके से पेश किया। क्या निष्कर्ष था? उन्होंने कहा कि स्वराज यानी सच्ची आजादी वो अस्पृश्यता के खात्मे पर ही टिकी है। जितनी जल्दी अस्पृश्यता नष्ट होगी उतनी ही जल्दी हमें आजादी मिलेगी। ये निश्चित है कि उसके बगैर स्वराज नहीं मिलेगा। उसके बगैर स्वराज नहीं मिलेगा। हाँ, ये उनके पूरे भाषण का निचोड़ था। सामाजिक न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता सिर्फ एक खोखला नारा है, शायद असंभव भी। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 के अपने सोलापुर भाषण में बड़ी बेबाकी से सामाजिक सुधार,
खासकर अस्पृश्यता के उन्मूलन को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नैतिक वैधता की कसौटी बना दिया। एकदम एकदम। उन्होंने तर्क दिया कि एक समाज जो अपने ही करोड़ों लोगों को इंसान मानने से इनकार करता है, उसे बाहरी शासन से मुक्ति मांगने का नैतिक अधिकार ही कहाँ है। मतलब हक ही क्या है। बिल्कुल सटीक कहा आपने। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी दिखाया कि वो सिर्फ सवाल नहीं उठा रहे थे, बल्कि एक मंत्री के तौर पर व्यवस्था के अंदर रहकर श्रमिक अधिकारों और गरीबी मिटाने के लिए ठोस कदम भी उठा रहे थे। सामाजिक न्याय, आर्थिक प्रगति और राजनीतिक स्वतंत्रता, ये तीनों उनके लिए एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए थे, अलग अलग नहीं थे। हाँ, और यही हमें आज की चर्चा के अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक विचार बिंदु देता है। क्या है वो? डॉक्टर अंबेडकर के इस तर्क की रोशनी में क्या हम यह मान सकते हैं कि सामाजिक न्याय और राजनीतिक स्वतंत्रता सचमुच एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? क्या एक के बिना दूसरे का दावा वाकई खोखला और बेमानी हो जाता है? गहरा सवाल है। हाँ, यह सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं, मुझे लगता है वर्तमान का भी है, और इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है। धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो पूरा सुना। उम्मीद है आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के और वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों पर वीडियो बनाकर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान और बाबा साहेब के भाषणों का ज्ञान हो, तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।